हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल वेल्थ मेकर पे। दोस्तों, मार्केट से रिलेटेड किसी भी तरह की अपडेट, किसी भी तरह के हेल्प एंड सपोर्ट के लिए ज्वाइन कर सकते हैं मेरे टेलीग्राम चैनल को। अपना डीमेट अकाउंट ओपन करके और अपना क्लाइंट आईडी हमें सेंड करना ना भूले। व्हाट्सअप नंबर भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में ही मिल जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आज जिस टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं वो वोडाफोन का टॉपिक होगा। यहाँ पे मैं थोड़ी सी बात करूँगा, थोड़ा सा डिटेल में आपको समझाने वाला हूँ कि एक्चुअली में ये सारी प्रॉब्लम इससे फेस क्यों करनी पड़ रही है, वोडाफोन आइडिया को फेस क्यों करनी पड़ी है। और देखिए, साथ में पिसना तो था ही। अगर देखिए टाई अप होता है किसी कंपनी के साथ, अगर आप मर्ज करके चलते हैं, बिजनेस करते हैं, तो फिर झेलना तो दोनों को पड़ेगा। अगर फ़ायदे दोनों को होते तो नुकसान भी दोनों को ही होंगे। चलिए अब इस टॉपिक से निकल के सीधा इस टॉपिक पे चलते हैं कि एक्चुअल में मैटर हुआ क्या है और प्रॉब्लम आ क्यों रही है वोडाफोन को इतनी ज़्यादा। देखिए, ये प्रॉब्लम आज की नहीं है। इस कंपनी की शुरुआत 1994 में हुई थी। 27 साल से ज़्यादा इससे कंपनी को वर्किंग में हो चुका है। दोस्तों, मैं आगे कुछ भी आपसे बात करूं वोडाफोन आइडिया के बारे में, उससे पहले एक बार इस हेडलाइन को ठीक से पढ़ लीजिए। टेलीकॉम डायरी, वोडाफोन आइडिया क्राइसिस, इंडस्ट्री ऑन हाई अलर्ट। यहाँ पे बात क्या है, मैटर क्या है। कुमार मंगलम का नाम आपने सुना है, बिरला की बात कर रहा हूँ। कुमार मंगलम बिरला की बात हो रही है यहाँ पे। ड्यूरिंग द वीक कुमार मंगलम बिरला स्टेप डाउन फ्रॉम हिज पोजीशन एज नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन एंड डायरेक्टर ऑफ VI, यानी कि वोडाफोन आइडिया के चेयरमैन और डायरेक्टर, नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन एंड डायरेक्टर की पोस्ट पे यहाँ पे थे मंगलम बिरला जी। उन्होंने रिज़ाइन कर दिया है, अपने हाथ खड़े कर दिए हैं कि मैं अब कंपनी को और आगे लेकर के नहीं जा सकता, क्योंकि पहले से ही इसके ऊपर काफ़ी लॉसेस चल रहे थे। काफ़ी ज़्यादा लॉस में वोडाफोन आइडिया दोनों की दोनों बनी हुई थी। लेकिन ये साथ में आने के बाद थोड़ी सी पोजीशन को अपनी संभालने की कोशिश की थी। थोड़ा बहुत रंग आपको दिखाई भी दिया था स्टार्ट में, लेकिन उसके बाद लगातार गिरावट आई है। उसके कारण क्या है उस पर भी मैं आऊँगा पूरी डिटेल्स के साथ आपको। उससे पहले हम सीधी बात करेंगे कि प्रॉब्लम पूरी तरीके से आई क्यों है। तो चलिए यहाँ पे एक पेज पे आपको लेकर के चलते हैं। वोडाफोन के ऊपर बहुत पहले से ही गवर्नमेंट की नज़र है, क्योंकि ऑलरेडी बहुत सारी फाइटें वोडाफोन और गवर्नमेंट के बीच में हो सकती है। 2012 में जिस गवर्नमेंट का राज इंडिया के अंदर था, देखिए राज का नाम हमेशा मैं इसीलिए लेता हूँ क्योंकि हमेशा गवर्नमेंट राज ही करती है बॉस। जो छोटे इन्वेस्टर हैं हमेशा मारे जाते हैं, या छोटे जो किसान हैं या कोई भी छोटा इन्वेस्टर जो है इंडिया के अंदर, वो मारा जाता है लास्ट में। किसी भी लड़ाई में, इंडिया गवर्नमेंट की लड़ाई हो, गवर्नमेंट से कंपनियों की लड़ाई हो, सब में पिसता कौन है? तो जो छोटी अर्निंग है उसी पे इसका इम्पैक्ट आता है। देखिए, टेलीकॉम सेक्टर की कुछ कंपनियां ऐसी हैं तो जो शुरू से स्टार्ट से ही इंडिया के अंदर आपको अपनी सर्विस प्रोवाइड करी है, जिसमें कि एयरटेल भी आती है, गवर्नमेंट की संस्था BSNL भी आती है। देखिए, पूरी तरह से गवर्नमेंट नहीं थी BSNL, सभी को पता है, लेकिन BSNL और एयरटेल दोनों ने बहुत ज़्यादा अमाउंट के साथ यहाँ पे अपनी सर्विस को प्रोवाइड किया इंडिया के अंदर। फिलहाल आपने सुना कि जियो के आने के बाद यहाँ पे रंग बदल सा गया। डाटा की बात करें, हम बात करें कॉलिंग की, जो आप अमाउंट पहले पे करते थे, अभी इतनी ज़्यादा महंगाई में भी आप अभी बहुत ज़्यादा कम कर रहे हैं। आपको भी पता होगा कि पहले आप क्या अमाउंट पे करते थे, अभी आप क्या अमाउंट पे कर रहे हैं। चलिए उस पर नहीं आएंगे, बात आगे बढ़ाते हैं कि एक्चुअल में पॉइंट है क्या। देखिए, वोडाफोन के ऊपर पहले से ही कई बैंकों के ऊपर बहुत सारे लोन थे, जिसे धीरे धीरे अपनी सर्विसेज के बाद, देखिए इंडिया में तो इससे प्रॉफिट होने नहीं वाला था। वोडाफोन ख़त्म सा हो रहा था इंडिया के अंदर, आइडिया भी ख़त्म सा था। उसके बाद इन्होंने जो ये क्या है, दोनों कंपनियां बाहर की हैं, वोडाफोन और हच, जो एक साथ टाई अप की थी। मैं 2012 की तरफ की बात कर रहा, आइडिया की बात अभी नहीं करते, वोडाफोन और हच की बात करते हैं। जो जिसे वोडाफोन ने ख़रीदा था, और वो कब ख़रीदा था, कैसे ख़रीदा था, उस पर क्या मैटर हुआ था, गवर्नमेंट के साथ क्या झड़प थी, और ये केस हाई कोर्ट में, मेरा कहना है मतलब सुप्रीम कोर्ट में क्यों गया था, इस सारे टॉपिक्स पे आप बात करेंगे। लेकिन जानते हैं कि एक्चुअल में पॉइंट है क्या। ये जो लोन का कारण था ना, ये कारण बना आइडिया के साथ मर्ज होने का दोबारा से। अभी क्या है कि लोन को किसी भी तरह से चुकाने की कोशिश में थी वोडाफोन के ऊपर पहले से ही बहुत ज़्यादा कर्जा था, जिसे बीच में कई सारी कंपनी के साथ टाई अप करके, इंडिया के अंदर ही नहीं बाहर अपने एरिया में भी, यानी कि इंडिया की कंपनी तो वैसे भी नहीं है वोडाफोन, तो वोडाफोन ने बहुत सारी कंपनी के साथ पहले ही भी टाई अप किया हुआ है। ऐसा नहीं है कि ये फर्स्ट टाइम है, बहुत सारी कंपनी के साथ पहले भी टाई अप किया हुआ है। उसमें काफ़ी सारे लोन्स चुकाए भी इंडिया के अंदर, लेकिन उसके बावजूद इतने ज़्यादा टैक्सेस थे, इतने ज़्यादा उस पर इनको चार्जेस देने पड़ रहे थे, इतने ज़्यादा चार्जेस पे करने पड़े थे इंडिया के अंदर, कि अपना काम थोड़ा सा रोक सा दिया था। जिसका नुकसान किसको हुआ था? जितने लोगों ने सिम का कनेक्शन ले रहा था, जैसे कि अभी जियो के साथ हो रहा है। आपने बहुत ज़्यादा जगह पे आपने देखा होगा कितनी ज़्यादा संख्या में, हर दूसरे घर में लगभग जियो की सिम पाई जा रही थी। उसके बाद क्या हुआ, कई जगह से अपना नेटवर्क खींच लिया है। अभी नेटवर्क की जो कैपेसिटी है वो कम है, बहुत ज़्यादा क्षमता कम है उसकी। हाई इंटरनेट डाटा का यहाँ पे चैलेंज लेकर के आया था जियो, लेकिन क्या हुआ, एयरटेल के आगे फिर से
रुक सा गया है, एयरटेल ही अभी चल रहा है करंट में। फिलहाल इंडिया के अंदर सबसे ज़्यादा मजबूती अगर बात करें नेटवर्क के मामले में या फिर कॉलिंग के हिसाब से अगर देखें तो एयरटेल ही नंबर 1 पे नज़र आता है। चलिए अभी बात करता हूँ कि वोडाफोन और हज का वो मैटर क्या था। तो चलिए एक बार इस हेडलाइन को ठीक से पढ़ लीजिए। रेट्रोस्पेक्टिव टैक्सेशन द वोडाफोन केस एंड द हैंग्यू कोर्ट रूलिंग। देखिए यहाँ पे हुआ क्या था, एक बार नीचे वाली हेडलाइन पढ़ लीजिए। द कोर्ट ऑल्सो हैज आस्क्ड इंडिया नॉट टू परस्यू द टैक्स डिमांड एनी मोर अगेंस्ट वोडाफोन ग्रुप। यानी कि एक केस दिया था यहाँ पे, इंडिया ने एक केस दिया था, इंडिया ने नहीं किया था एक्चुअली, वोडाफोन ने ही किया था हमारी गवर्नमेंट के ऊपर। 2012 में जो गवर्नमेंट का राज था, जो गवर्नमेंट चल रही थी यहाँ पे, उसी गवर्नमेंट के ऊपर यहाँ पे ये केस किया था। उनके विपक्ष में जा करके बात ये थी कि इनको टैक्स पे करने के लिए बोला गया था। आप सोच रहे होंगे मैं आपको ये सारी हेडलाइंस क्यों पढ़ने को बोल रहा हूँ। वोडाफोन के ऊपर बहुत सारे चार्जेस के बाद वोडाफोन ने इंडिया को किसी भी तरह का टैक्स देने से मना किया था। 2012 के पास की बात है ये। 2012 में ये सारी चीज़ें क्रिएट हुई थी, जिसके बाद गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा भड़की हुई थी। उसके बाद बहुत सारे चेंजेस किए थे अपने रूल्स में। देखिए 2007 के आसपास की बात है, इस कंपनी की शुरुआत होने के बाद कुछ समय बाद ही यहाँ पे एक डील हुई थी जिसमें हज कंपनी को ख़रीदा था। किसने ख़रीदा था? हज कंपनी को ख़रीदा था वोडाफोन ने। अब वोडाफोन ने, यहाँ देखिए साफ साफ पढ़ सकते हैं, इस लाइन को पढ़िए जहाँ पे व्हाट इज़ द केस यहाँ पे लिखा हुआ है। In May 2007, वोडा हैड बॉट ए 67% स्टेक। हज वाम्पोआ की बात यहाँ पे कर रहे थे। यहाँ पे एक डील हुई थी, लेकिन वो डील इंडिया के अंदर नहीं हुई थी और वो डील का अमाउंट क्या था तो 11.1 बिलियन का वो अमाउंट था जो कि डील हुई थी। इन दोनों के बीच में टाई अप हुआ था, सेटअप हुआ था। उसको लेकर के इंडियन गवर्नमेंट ने इनको टैक्स पे करने को बोला था, जिस टैक्स का अमाउंट था 7,990 करोड़ देने के लिए मना कर दिया था। रीज़न क्या था मना करने का? वो जो डील हुई थी, जो इस कंपनी को ख़रीदा था, वो डील इंडिया में हुई नहीं थी, वो डील हुई थी इंडिया के बाहर। तो वहाँ पे हमारे रूल्स के अकॉर्डिंग, हमारे किसी भी रूल में, यानी कि हमारा जो टैक्स रूल है उसमें कहीं भी ऐसा मेंशन नहीं था कि अगर बाहर कोई भी एग्रीमेंट होता है, अगर वो इंडिया के अंदर कंपनी रहती भी है, वर्किंग भी है, उसके बावजूद हम उससे टैक्स नहीं ले सकते। ये प्रावधान वहाँ पे था, जिसको सामने रखते हुए ये केस वोडाफोन ने जीत लिया था गवर्नमेंट के खिलाफ। ठीक है, तो यहाँ पे गवर्नमेंट को उस समय तो चुप्पी करा दी गई थी, लेकिन कुछ समय बाद 2012 के आसपास की बात है, फिर से ये केस भड़का। क्यों भड़का? कि गवर्नमेंट ने अपने कानून में थोड़ी सी बदली की थी। बदली क्या की थी कि यहाँ पे अभी टैक्स पे करना पड़ेगा 2012 से पहले भी। अगर कुछ कंपनियों ने, अगर 2012 से पहले भी अगर कुछ कंपनियों ने किसी भी तरह का टाई अप या फिर किसी भी तरह की कंपनी मर्ज की है एक दूसरे के साथ, और उसका किसी भी तरह का लेना देना अगर इंडिया के साथ होगा, लेन देन इंडिया के साथ हुआ, या फिर वो कंपनी इंडिया के अंदर लोकेटेड होगी, तो उसका टैक्स पे करना ही पड़ेगा। और फिर उसे ध्यान में रखते हुए, उस पुराने टैक्स को ध्यान में रखते हुए, और अब तक के यानी कि 2012 तक के, 2007 से टोटल मोटिव क्या था? वोडाफोन के उस अमाउंट को लेकर के आना जो कि गवर्नमेंट ने मांग की थी, जिसे वोडाफोन ने देने से मना कर दिया था। और ये केस सुप्रीम कोर्ट में गया था, जिसे जीत लिया था वोडाफोन ने। जैसे ही वोडाफोन को ये बात बताई गई कि आपको टैक्स पे करना है 22,100 करोड़ रुपए का, तो यहाँ भी हार नहीं मानी वोडाफोन ने, इंडिया के बाहर इस मामले को लेकर के गई। देखिए कायदे की बात यह है कि अगर आपकी कंपनियां हैं, जो फ्रेंचाइजीज़ हैं, वो अगर इंडिया के अंदर लोकेटेड हैं, आप काम यहाँ से कर रहे हैं, और बाहर अगर आपने जा कर के कोई भी चीज़ पे, किसी भी चीज़ पे एग्रीमेंट कर भी लिया, या फिर आपने कोई प्लान दिया या लिया किसी से, किसी कंपनी के साथ टाई अप किया, इंडिया के अंदर उस चीज़ को आप ला करके यूज़ कर रहे हो तो आपको टैक्स तो देना ही चाहिए। बहुत सारे यूट्यूबर्स को आपने देखा होगा बोलते हुए कि अभी वोडाफोन की हालत थोड़ी सी सुधरती नज़र आ रही है। स्टॉक में भी थोड़ा सा आपको राइजेस दिखा है, थोड़ा सा अप मूवमेंट जो आपको दिख रहा है, उस पर भी लेकर के आऊँगा मैं, आपको चार्ट पे लेकर के आऊँगा, दिखाऊँगा कि किस जगह से टर्न अभी ले सकता है वोडाफोन। आपका स्टॉक के अंदर बने रहना ठीक है या नहीं, आपको इसके अंदर अभी बाइंग पोजीशन पे जाना चाहिए या नहीं, कितना सेफ़ है, कितना ज़्यादा आपके लिए नुकसानदायी हो सकता है इन्वेस्टमेंट करना इसके अंदर। अभी क्या है, ये प्रॉब्लम थोड़ी सी 2 बैंकों के लिए बढ़ गई है। मतलब ये जो प्रॉब्लम थी, देखिए गवर्नमेंट तो इनके पीछे इस बात पे पड़ी थी कि टैक्स लेना है, ये सिलसिला बढ़ता रहा, चलता रहा, ये अमाउंट इन्होंने पे नहीं किया। उसके बाद गवर्नमेंट की नज़र
लगातार वोडाफोन के ऊपर थी और इंडिया के अंदर इनकी जो क्षमता थी ना दिन प्रतिदिन घटती चली गई। आपने देखा वोडाफोन का नेटवर्क एक ज़माने में बहुत अच्छे से वर्क करता था। एक जब वोडाफोन हच ये सब एक साथ मर्ज होकर के आए, आइडिया का नाम बहुत अच्छा चला था, आपको याद होगा। तो उसके बाद क्या है, एयरटेल का ही जो सिक्का है वो जमा रहा। इन दोनों कंपनियों का जो नेटवर्क क्षमता थी, वो कम होती गई और गांव एरिया से तो मतलब जो विलेज एरिया थे इंडिया के, वहाँ से तो सबसे पहले ख़त्म होना शुरू किया था। आइडिया तो फिर भी कई सारे ऐसी सिटीज़ थी, महानगर हमारे इंडिया के, वहाँ पे चल रहे वर्किंग में था महानगरों में, लेकिन बाकी कुछ क्षेत्रों में देखिए तो बिल्कुल ख़त्म सा हो गया था। वहीं से इनकी जड़ ख़त्म होना शुरू हो गई थी। चलिए अब आपको लेकर के चलते हैं कि वो दो बैंक हैं क्या। ये लोन पे दो बैंकों को झटका पड़ने वाला है, वो दोनों बैंक हैं कौन से। तो देखिए, दीज टू बैंक्स फेस द बिगेस्ट रिस्क फ्रॉम वोडाफोन आइडिया। वोडाफोन आइडिया पे दो बैंकों को सबसे ज़्यादा रिस्क यहाँ पे होने वाला है, क्योंकि इन्हीं दोनों ने इन्हें लोन प्रोवाइड किया था। देखिए HDFC और अदर बैंकों की अगर बात करेंगे तो ये सारे बड़े बैंक हैं, यानी कि गवर्नमेंट के अंदर की भी खबर इनके पास रहती है। देखिए अंदर की बात बता रहा हूँ मैं आपको कि इंडिया के अंदर ये कई सारे जो बड़े बड़े बैंक, आपको एक्सिस है, HDFC है, SBI की बात कर लेते हैं, किसी भी बड़े बड़े बैंकों की बात करें तो ये सारे के सारे क्या है ना, इनको पहले से पता होता है कंपनी की क्षमता, इसलिए ये बहुत सोच समझ करके ही लोन देते हैं बहुत बड़े लेवल पे। तो यहाँ पे ये दो जो बैंक है ना, ये नए से थे, स्टार्ट से थे। IDFC की अगर बात कर लेते हैं या फिर जो दूसरे बैंक की, यहाँ पे जो नाम अभी आप पढ़ने वाले हो, चलिए यहाँ पे फटाफट से आपको नाम सबसे पहले दिखाते हैं कि ये प्रॉब्लम है क्या। दो कौन से बैंक हैं जिन्होंने ये लोन इनको प्रोवाइड करवाया था। तो देखिए यहाँ पे दो बैंकों का नाम आता है, इस लाइन को पढ़ लीजिए। द एसेट क्वालिटी ऑफ प्रोवाइड सेक्टर लीडर्स येस बैंक एंड IDFC। देखिए येस बैंक और IDFC, येस बैंक के बारे में भी आप जानते हैं कितने अच्छे से चल रहे हैं, और IDFC के बारे में भी आप जानते हैं। IDFC ने बहुत सारी चीज़ों की भी शुरुआत की है। क्रेडिट कार्ड तक इनके पास अवेलेबल नहीं होता, तो वो सर्विस भी इनके पास नहीं थी। अभी जल्दी में ही IDFC ने क्रेडिट कार्ड की सर्विस भी शुरू की है। तो बहुत ज़्यादा मजबूत ये बैंक इंडिया के अंदर है नहीं अभी फ़िलहाल। उसके बावजूद इतना बड़ा अमाउंट पे करने के लिए राजी हुए, इनको अमाउंट पे किया, अभी फंसे हुए हैं। देखिए क्या है, गवर्नमेंट की तरफ से सपोर्ट तो मिलेगा थोड़ा बहुत, क्योंकि IDFC बैंक के रिलेशन थोड़े से अच्छे हैं गवर्नमेंट के साथ, तो यहाँ पर थोड़ी सी राहत मिल सकती है और थोड़े से बहुत नंबर आपको अच्छे खासे, थोड़े बहुत नंबर आपको जरूर वोडाफोन आइडिया के अंदर, स्टॉक के अंदर देखने को मिल सकते हैं। लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए अभी फ़िलहाल आपके लिए वो ठीक नहीं है। इंट्राडे के लिए अगर आप चाहते हैं, थोड़ी बहुत ख़रीद भी लेते हैं, अगर आप ले लेते हैं तो शायद सेल करने में आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है, दिक्कत आ सकती है। लेकिन फ़िलहाल जो आपको राइस दिख रहा है उसके अंदर वो आंखों का धोखा हो सकता है, तो उस पर बड़े अमाउंट के साथ बिल्कुल भी इन्वेस्टमेंट मत कीजिएगा। 9 रुपये क्रॉस करने का वेट करना है। आपने 9 रुपये अगर क्रॉस करता नज़र आता है तो समझेंगे कि हाँ कुछ चीज़ें यहाँ पे सुधरती हुई नज़र आ रही है, क्योंकि लोन का जो अमाउंट है वो बहुत बड़ा है। लगभग 2 लाख करोड़ रुपए यहाँ पे चुकाने हैं वोडाफोन आइडिया को, जिसमें से कुछ हिस्सा बैंकों को, कुछ हिस्सा गवर्नमेंट को, और कुछ अपने एम्प्लॉयज़ से ले करके कुछ सर्विस सेक्टर हैं जहाँ पे इनको ये पे करना है सारी चीज़ें। तो यहाँ पे प्रॉब्लम तो बहुत बड़ी है। और यहाँ पे जो गवर्नमेंट ने इनको जो थोड़ा सा रिलीफ जो दिया है ना, वो टैक्सेस को लेकर के दिया है। यानी कि मैं आपको बताता हूँ सीतारमण जी ने क्या अनाउंस किया है। उन्होंने बोला है कि निर्मला जी की बात कर रहा हूँ यहाँ पे, निर्मला जी का कहना है कि 2012 से पहले जो भी टैक्सेस थे, यानी कि जो टैक्स इनसे लिया गया था बाद में, वो उस पर थोड़ी सी राहत दे दी है कि वो टैक्स इनको पे नहीं करना पड़ेगा। यानी कि 2007 से लेकर के 12 तक के टैक्सेस इन पे छोड़ दिए जाएंगे, और आगे भी कुछ रिलीफ इनको दिया जा रहा है, थोड़ा सा सपोर्ट गवर्नमेंट की तरफ से मिल सकता है। लेकिन ये अमाउंट इतना बड़ा है, 2 लाख करोड़ रुपये, आपको पता है ये कितना होता है। अगर ये सारा पे गवर्नमेंट को करना पड़ेगा तो कितना ज़्यादा आपको इफेक्ट पड़ता हुआ नज़र आएगा, सबको पता है। इसलिए गवर्नमेंट इस अमाउंट को तो पे नहीं करने वाली है किसी भी तरह से। जो एम्प्लॉयमेंट है वो शायद ख़त्म सी हो जाएगी वोडाफोन के आइडिया के अंदर से, और आपको मैं बिल्कुल भी राय नहीं दूंगा कि अभी आप इसमें किसी भी तरह से इन्वेस्टमेंट करें। चलिए फिलहाल आगे बढ़ता हूँ। देखिए इनके कुछ, जैसे कि मंगलम जी की मैंने आपको बात बताई थी, कुमार मंगलम बिरला जी की बात की थी, जो कि एज अ चेयरमैन इसके अंदर वर्क करते थे, नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन थे। और यहाँ पे बात करेंगे दूसरे जो हैं मिस्टर निक रीड्स की बात करते हैं, जो CEO थे, जो वोडाफोन ग्रुप के CEO हैं, उनकी बात कर लेते हैं। यहाँ पे बात करेंगे वीरेंद्र टक्कर जी की, जो कि MD एंड CEO वोडाफोन आइडिया लिमिटेड। ये दोनों ने अपने हाथ खींच लिए हैं वोडाफोन की तरफ से। तो देखिए यहाँ पे राहत तो बिल्कुल नहीं मिलने वाली है। देखिए अगर कंपनी का डायरेक्टर जो है, कंपनी का चेयरमैन है और कंपनी के CEO हैं, अगर इन्होंने हाथ खींचे हैं तो इसका मतलब है कि मामला बहुत बड़ा हो चुका है, बहुत बड़े लेवल पे अभी माइनस में जा चुका है वोडाफोन। देखिए 7 रुपये पे अभी लगभग
₹7 पे अभी आपको स्टॉक मार्केट पे नज़र आएगा। थोड़ा सा आपको चार्ट भी इसका दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले इस अमाउंट को देख लीजिए। यहाँ पे आपको थोड़ा सा ग्रीन सिग्नल नज़र आ रहा है, तो ये आंखों का धोखा भी हो सकता है। जो भी कंपनी 19 to 20% गिर चुकी हो उस पर अभी निवेश करना या फिर किसी भी तरह से उसके अंदर पैसे लगाना तो मेरे हिसाब से तो ठीक नहीं होगा, सेफ़ नहीं होगा। बाकी आपकी एनालिसिस से थोड़ा सा आप भी जांच लें, परख लें, उसके बाद ही इन्वेस्टमेंट करें। देखिए यहाँ पे ये चार्ट आपको नज़र आ रहा है वोडाफोन आइडिया का। क्या हुआ है कि यहाँ से अचानक से थोड़ी सी बढ़त के बाद क्या है कि थोड़ा सा ना बूम वाला हल्ला मचाया जा रहा है। समझ रहे मेरी बात? थोड़ा सा ना अनाउंस इस तरीके से किया जा रहा है कि गवर्नमेंट का सपोर्ट आ रहा है और बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो पॉजिटिव कर सकती हैं। इन्वेस्टर्स क्या करते हैं आज की डेट में, करंट डेट में 70 to 80% ऐसे लोग हैं जो YouTube को देख करके, YouTube पे जो सजेशन मिलता है, मतलब हम जैसों के द्वारा, जो कि आपको सजेस्ट करते हैं कि नहीं आपको इस स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहिए, इतना ज़्यादा प्रॉफिट हो सकता है, इस लेवल पे जा सकता है, उसे देख करके 70 to 80% लगभग निवेश कर रहे हैं इस वक्त। समझ रहे हैं आप बात को? तो यहाँ पे क्या है ना कि गलत चीज़ तो हमको बिल्कुल भी नहीं बतानी चाहिए। अगर जो समझ में आ रहा है आंखों के सामने है उससे अलग बता के कुछ भी मिलने नहीं वाला है, क्योंकि किसी का नुकसान हो ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। अगर प्रॉफिट हो सकता है तो ठीक है, आप किसी भी तरह से उसे तोड़ मरोड़ के उनके सामने रखते हैं तो अलग बात है, लेकिन फ़िलहाल मुझे इसकी कंडीशन बिल्कुल भी ठीक नहीं लगती। अभी क्या है कि थोड़ा सा अलर्ट रहने की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा किसी की सुनने की ज़रूरत आपको है नहीं। अगर आप इन्वेस्ट करना ही चाहते हैं तो बहुत सारे स्टॉक अभी मार्केट के अंदर पड़े हुए हैं जो कि इसी प्राइस पे, इसी रेंज पे आपको मिल जाएंगे, ईजी मिल जाएंगे, ईजी बाई होंगे, ईजी सेल हो जाएंगे जब आप चाहेंगे। लिक्विडिटी बहुत ज़्यादा आपको मिल जाएगी, ऐसे स्टॉक हैं जिसमें लिक्विडिटी बहुत अच्छी मिल जाएगी आपको, लेकिन फ़िलहाल इसके अंदर घुसने की अभी आपको ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल भी एंटर होने की ज़रूरत नहीं है। तो थोड़ा सा सेफ चलने की यहाँ पर ज़रूरत है। ये चार्ट देख लीजिए, थोड़ा सा ना एकदम से गैप अप ओपनिंग देख रहे हैं आप, कितनी कमाल की दिखाई है यहाँ पे। ऐसा लग रहा है जैसे ये स्टॉक कितने अच्छे से रन करता है। देखिए गैप अप ओपनिंग के बाद भी हुआ क्या, यहाँ पे साइडवेज नज़र आ रहे हैं आपको, क्योंकि ताकत नहीं बची है अभी इस स्टॉक के अंदर, क्षमता नहीं बची है कि ऊपर की तरफ जाए। 9 रुपये के ऊपर निकल जाता है अगर, तो समझ सकते हैं कि थोड़ी सी पॉजिटिविटी, यानी कि थोड़ी सी पॉजिटिविटी इसलिए बोल रहा हूँ कि थोड़ी पॉजिटिविटी इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जो उसके ऊपर लोन अमाउंट है ना वो इतना बड़ा है, मैंने जो आपको बताया है। जब तक वो सेटल नहीं हो जाता या उसका 70% सेटल नहीं हो जाता, आपको स्टॉक में मजबूती नज़र नहीं आएगी। आ भी जाती है तो छलावा हो सकता है, उसमें इन्वेस्टमेंट ना करें। मेरी सीधी आपसे यही सलाह है, सिर्फ इतना ही बोलूँगा और मैं इससे ज़्यादा कुछ बोलना नहीं चाहता वोडाफोन आइडिया के बारे में। ऐसा नहीं है कि ये कंपनी दोबारा बाउंस बैक नहीं कर सकती। अगर कोई अच्छा सपोर्ट मिल गया बाहरी किसी बड़ी कंपनी का तो वापस से बाउंस बैक भी कर सकती है, लेकिन क्या जिस कंपनी का CEO, जिस कंपनी का चेयरमैन MD रिज़ाइन कर सकते हैं, छोड़ सकते हैं कंपनी को, क्या कल की डेट में कंपनी खड़ी होने के बाद फिर से लॉस में अगर गई तो क्या कल फिर से हाथ खड़े नहीं कर सकते? कल फिर से अगर पीछे हट गए तो क्या करेंगे आप? तो ऐसी कंपनी के साथ सोच समझ के आपको और मुझे निवेश करना चाहिए, बहुत अच्छे से शालीनता के साथ सोच करके अपने पैसे को लगाना चाहिए। आपकी सेफ्टी, अमाउंट की सेफ्टी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आज की इस वीडियो में वोडाफोन आइडिया पर मेरी इस तरफ से सिर्फ इतना ही। अगर आपको लगता है कि कुछ और चेंजेस हो सकते हैं तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, तो सजेस्ट कीजिए और कमेंट सेक्शन में मुझे मैसेज कीजिए कि किस स्टॉक के बारे में आपको जानना है। आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलता हूँ अगली और किसी अच्छी वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।